लेट्स बिगिन विद फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स। फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स में आपके पास सबसे पहले आती है ऑयस्ट्रस साइकिल। ऑयस्ट्रस साइकिल की खास बात यह है कि ये लोअर मैमल्स में पाई जाती है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में ऐसा नहीं होता। अब होता क्या है, ऑयस्ट्रस साइकिल में इट अकर्स वंस और ट्वाइस अ ईयर, और इसमें बेसिकली होता है एक ब्रीडिंग सीजन। जैसे कि हमने कुछ एनिमल्स के बारे में सुना है कि उनका एक ब्रीडिंग सीजन होता है, यानी रिप्रोडक्टिव सीजन होता है, जिसके दरमियान वो क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन करते हैं, एग्स ले करते हैं या फिर न्यू ऑर्गेनिज्म लाइफ में आते हैं। ठीक है, तो वो जो टाइम होता है उसको हम कहते हैं ब्रीडिंग सीजन। ठीक है, उस वक्त रिप्रोडक्टिवली जो फीमेल है वो रेडी होती है फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड देन ज़ाइगोट फॉर्मेशन। सो ऑयस्टर साइकिल जो है वो एक ब्रीडिंग सीजन में होता है, वंस और ट्वाइस अ ईयर होता है, और लोअर मैमल्स में होता है। इट डज नॉट अकर इन ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा हमारे पास है ओवेरियन साइकिल। ओवेरियन साइकिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का ओवेरियन साइकिल जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल की एक इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स में भी होती है। इसमें क्या होता है, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द प्यूबर्टी टू मेनोपोज। अब प्यूबर्टी क्या है और मेनोपोज क्या है, दो चीज़ें। प्यूबर्टी कहते हैं सेक्सुअली एक्टिव हो जाना वुमेन का, उसको कहते हैं हम प्यूबर्टी, या फिर मेल का भी, लेकिन यहाँ पे क्योंकि फीमेल की बात करें तो फीमेल का एक्टिव हो जाना। और उसकी एवरेज एज जो है वो है 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज। ठीक है, 13 ईयर्स अगर आपके पास एवरेज एज है प्यूबर्टी की, उस दौरान स्टार्ट हो जाती है रिप्रोडक्टिव साइकिल। और कब तक चलती है, वो चलती है मेनोपोज तक, जिसकी एवरेज एज है 50 ईयर्स। ठीक है, मेनोपोज वो टाइम है जहाँ पे आके जो साइकिल्स हैं, रिप्रोडक्टिव साइकिल्स है, मजीद नहीं चलती, यानी कि मजीद बॉडी में फीमेल के एग्स या ओवम नहीं बनता। दैट्स ऑल। अब फीमेल के अंदर जो ओवरीज मौजूद होती है, जैसे कि मैंने बताया था, दो ओवरीज जो मौजूद होती हैं, हर ओवरी के अंदर मौजूद होते हैं आपके पास 200,000 क्या oocytes। ठीक है, 200,000 एग्स या फिर oocytes मौजूद होते हैं ईच ओवरी में। ठीक है, अब होता क्या है, यहाँ पे कमाल की बात ये होती है, ओनली 450 डेवलप्स इनटू अ मैच्योर एग। 2 लाख इसमें, 2 लाख इसमें। लेकिन हर महीने मैंने जैसे कि आपको बताया था क्या होता है, हर मंथ, ईच मंथ एक साइकिल चलती है, जिस साइकिल का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल, जिस पे आगे जाके हम बात कर रहे हैं। ईच मंथ एक साइकिल चलती है जिसमें एक एग डेवलप होता है किसी एक ओवरी से। मैंने जैसे बताया था ऑल्टरनेट होता है ना, वो पहले महीने फॉर एग्जांपल इस ओवरी से एक एग निकल कर आया, ठीक है, वो मैच्योर हुआ, सही है, और पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल चलाई। अगले महीने यहाँ से निकलेगा, फिर अगले महीने यहाँ से निकलेगा, फिर अगले महीने यहाँ से निकलेगा। इस तरह पूरी फीमेल की लाइफ में 450 एग्स जो हैं वो डेवलप होते हैं आउट ऑफ 200,000। अब कोई सवाल पूछे बाकी के क्यों नहीं होते, तो बाकी के भी कोशिश करते हैं, बाकी के भी एग्स जो हैं वो कोशिश करते हैं, लेकिन उन सब में से लेट से आपके पास 20-25 अगर एक साथ compete कर रहे हैं और सिर्फ एक निकल कर आता है, तो उसे हम कहते हैं आपके पास मैच्योर एग जो आगे जाके रिप्रोडक्शन कर सकता है। सो इस वजह से 450 एग्स जो हैं वो सिर्फ डेवलप होते हैं, और ये हर मंथ रिपीट होती है साइकिल। अब हर मंथ रिपीट क्यों होती है, अगर आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो वो जो एग है वो डिजनरेट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, और एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो शेड ऑफ हो जाती है। जैसे मैंने बताया था ना, अभी एंडोमेट्रियल वॉल जो है वो क्या होती है, शेड ऑफ हो जाती है, यानी कि टूट जाती है, डिजनरेट हो जाती है, एंड देन साइकिल वापस शुरू होती है। ये जो रिपीट हो रही है साइकिल हर 28 डेज में, इस साइकिल को हम कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, काफ़ी हद तक ओवेरियन साइकिल को भी मेंस्ट्रुअल साइकिल कहा जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल का दूसरा नाम है यूटेराइन साइकिल, क्योंकि इसमें यूटेराइन वॉल जो है आपके पास, जो मैंने यहाँ पे आपको इस तरह बना के दिखाई थी यूटेराइन वॉल, ठीक है, इसमें चेंजेस आती हैं इस यूटेराइन वॉल में। तो अब क्या क्या चेंजेस आती हैं, आपके पास 4 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 इज एम फेज, जिसको हम मेंस्ट्रुअल फेज कहते हैं या मेंसेस कहते हैं। मेंसेस का मतलब है मंथ। ठीक है, नंबर 2 इज फॉलिक्यूलर फेज। फॉलिक्यूलर फेज या एफ फेज, क्योंकि इसके अंदर बनते हैं फॉलिकल्स। क्या फॉलिकल्स बनते हैं, ग्रेफियन फॉलिकल्स बनते हैं। वो क्या होते हैं मैं आगे जाके डिस्क्राइब करूंगा, जाहिर है। नंबर 3 है आपके पास ओ फेज, जिसे हम कहते हैं ओव्यूलेशन फेज। नाउ व्हाट इज ओव्यूलेशन, ये है आपके पास एक टर्म लिखी हुई है, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन कहते हैं एक मैच्योर एग का डेवलप हो जाना टू फर्टिलाइज। जैसे कि मैंने बताया था ना, ये मैच्योर एग जो डेवलप हो गया है, अब ये जाएगा ओविडक्ट में, ठीक है, जो कि फैलोपियन ट्यूब होती है, यहाँ पर मौजूद होती है, यहाँ पे आ जाएगा, और अब ये रेडी होगा फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जिस टाइम में वो आके रेडी होता है फॉर फर्टिलाइजेशन, उस टाइम पीरियड को हम कहते हैं ओव्यूलेशन, एंड दैट इज द टाइम द फीमेल इज रेडी फॉर रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट, इसके बाद आता है आपके पास एल फेज, जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम फेज, और वो सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। अब सबसे पहले तो मैं कुछ चीज़ें बता दूं कि डेज देख लें आप कितने से कितने दिन चलता है। एम फेज जो मेंस्ट्रुअल फेज है ऑन एवरेज 1 to 5 डेज चलता है। एफ फेज इसके 6 to 12 डेज, ओ फेज 13 से 15 डेज, एंड एल फेज 16 to 28 डेज। एंड इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आपके पास कौन सा फेज आएगा, इसके बाद वापस आपके पास एम फेज आएगा। तो आसान सी बात समझ आ गई आपको, ये पूरी एक साइकिल है, ठीक है, यानी कि एम से शुरू हुआ है,
देन आपके पास M से शुरू हुआ है, देन F, देन O, देन L एंड देन M। आपके पास ये साइकिल चलती रहेगी कंटिन्यूसली हर मंथ। अब हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल की इन डिटेल। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बहुत इजी है अगर आप उसको तरीके से पढ़ें। गलती क्या करते हैं कि जो आप चारों स्टेजेस हैं उसको आप पढ़ते हैं मेंस्ट्रुअल फेज से, और ये सबसे बड़ी गलती है, इसीलिए आपको कभी समझ नहीं आता। क्योंकि मेंस्ट्रुअल फेज जो है बेसिकली वो लास्ट स्टेप है, लेकिन क्योंकि ये साइकिल है और मेंस्ट्रुअल फेज नाम है तो इसे हमेशा मेंस्ट्रुअल फेज से ही पढ़ाया जाता है, और यहाँ गलती होती है। मैं कहूँगा कि अगर एग्जाम में बोर्ड के पेपर्स में आते हैं तो जाहिर है आप यहीं से लिखते हैं, लेकिन जब आप याद कर रहे हो, जब आप समझ रहे हो तो हमेशा फॉलिकुलर फेज से पढ़ें। और मैं भी आपको फॉलिकुलर फेज से समझाऊंगा, ये समझाऊंगा और फिर ये समझाऊंगा, ताकि आपके जो टॉपिक है, जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में बैठ जाए। स्टार्ट करते हैं फॉलिकुलर फेज से। बैक टू द फर्टिलाइजेशन स्टेज। जब हमने बात की थी फर्टिलाइजेशन से पहले क्या होता था, तो गैमेट बनता था, ठीक है। और गैमेट बनते थे किस तरीके से, एग फॉर्म होता था, oogenesis होती थी, ठीक है। अब वो oogenesis जितनी भी है, oogenesis जो हो रही है, जो गैमेट फॉर्मेशन हो रही है फीमेल में, वो हो रही थी ओवरी के अंदर, ठीक है। अब ओवरी के अंदर क्या होता है, ओवरी के अंदर एक साइकिल चल रही होती है, ठीक है, जिसमें आपके पास जो एग है वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा होता है, या आपके पास इसके अंदर इस तरीके से, ठीक है। ये आपके पास जो सराउंडिंग एरिया है, ठीक है, इसको हम कहते हैं फॉलिकल। इसका नाम है फॉलिकल या फिर ग्राफियन फॉलिकल कहते हैं इसको। और इसके अंदर एक साइड में छोटा सा सेल जो है, इसको हम कहते हैं एग, जो कि हमारे काम की चीज़ है। अब एक साइकिल चलती है पूरी, बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स होते हैं, बहुत सारे ग्राफियन फॉलिकल्स मैच्योर होते हैं, और उनमें से एक ग्राफियन फॉलिकल जो है वो मैच्योर होकर एग फॉर्म करता है। तो वो जो एक मैच्योर बनता है, वो जो एग निकालता है, वो आपके पास एग आगे चला जाता है कहाँ पे, ओविडक्ट में, क्या करने के लिए, आपके पास फर्टिलाइजेशन करने के लिए, ठीक है। तो अब पीछे क्या रह गया, पीछे आपके पास सिर्फ क्या रह गया, एक फॉलिकुलर का ग्राफियन फॉलिकल रह गया सिर्फ आपके पास, और इसमें से एग आपके पास निकल गया। ऐसा ही हुआ है। तो अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं कहानी। अब होता क्या है, फॉलिकल में से निकल गया एग, अब क्या लिख गया, फॉलिकल इज मैच्योर्ड, फॉलिकल मैच्योर हो चुका है। नेक्स्ट स्टेज इज FSH इज इंक्रीज्ड। अब आपको याद होगा मैंने हार्मोन वाले टॉपिक में बताया था, एक हार्मोन होता है FSH, दैट इज फॉलिक्यूलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, और वो क्या करता है, वो फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, मैच्योर करता है। तो इसका काम यहाँ पे ये होता है FSH रिलीज होना, यानी कि इस स्टेज में आपके पास क्या रिलीज हो रहा है, FSH, जिसकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। अब वो क्या करता है, फॉलिकल को आपके पास मैच्योर करता है। जब FSH मैच्योर होता है तो ये एक और काम करता है, ओवरी को आपके पास स्टिमुलेट करता है। ओवरी को स्टिमुलेट करता है क्या करने के लिए, ओवरी को कहता है कि एक और हार्मोन बनाओ जिसका नाम है ईस्ट्रोजन, ठीक है। एक और हार्मोन बनाओ ईस्ट्रोजन, जिसको O से भी लिखते हैं ईस्ट्रोजन। तो यहाँ पे लिखा है FSH स्टिमुलेट ओवरी टू प्रोड्यूस ईस्ट्रोजन, ठीक है। अब ईस्ट्रोजन का काम क्या है, ईस्ट्रोजन का काम आपको समझ आ जाएगा, एक तो फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। इसके अलावा जो एग है उसको फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार करना है। यहाँ पे ईस्ट्रोजन बढ़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप आपके पास आ गया ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन में क्या होगा, एग आपके पास ओविडक्ट में आ गया है। यहाँ पे अब मैंने क्या बताया था, ओव्यूलेशन क्या होती है, जब आपका एग जो है वो मैच्योर हो जाए और वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी हो। तो इस स्टेज में एग जो है वो फर्टिलाइजेशन के लिए रेडी है। एग रिलीजेस फ्रॉम दी फॉलिकल, ठीक है। फॉलिकल अब क्या है, जो आपके पास एग रिलीज कर चुका है, अब ये होना शुरू हो जाएगा डीजनरेट, यानी कि ये डीजनरेट होगा, टूटना शुरू होगा या फिर खत्म होना शुरू होगा। लेकिन ये डीजनरेट नहीं होता, एक और चीज़ होती है यहाँ पे, मैं बताता हूँ क्या होता है। अब क्योंकि फॉलिकल वाला काम खत्म हो गया, फॉलिकल मैच्योर हो चुका है, इसलिए डीजनरेट होना है, तो यहाँ पे क्या होगा, डिक्रीज इन FSH। FSH जो यहाँ पे इंक्रीज हुआ था, अब वो यहाँ पे वापस कम होना शुरू हो जाएगा। जब FSH कम होता है तो एक और हार्मोन है वो बढ़ता है। जब FSH कम होता है तो LH इंक्रीज होता है। अब LH क्या है, LH एक और हार्मोन है जिसका नाम है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का होता है सर्ज। सर्ज यानी कि इंक्रीज, इतना लंबा इंक्रीज होता है, और ये होता है एट डे 14th डे पे LH का सर्ज होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट MCQs है। 14th डे पे ओव्यूलेशन होती है, 14th डे पे LH का सर्ज होता है। ये याद रखना, ये MCQs का टॉपिक है, ठीक है। आपके पास LH बढ़ गया, LH बढ़कर क्या करेगा, LH बढ़ के नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, कॉर्पस ल्यूटियम स्टेज। अब आपके पास जो एग है वो आपके पास डीजनरेट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसको कोई आपके पास फर्टिलाइजेशन नहीं हुई। LH क्या करेगा, कन्वर्ट्स डीजनरेटिंग फॉलिकल टू कॉर्पस ल्यूटियम। आपके पास जो फॉलिकल था जो डीजनरेट हो रहा था, उसको कन्वर्ट कर देगा एक और चीज़ में जिसको कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम, जो एक येलोइश बॉडी होती है, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट किस में कर दिया, एक येलोइश बॉडी में, ठीक है।
और उसका नाम क्या है, कॉर्पस ल्यूटियम Cl। ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है, कॉर्पस ल्यूटियम प्रोड्यूस करता है एक और हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। ये चौथा हार्मोन है आपके पास, ठीक है। पहला आपके पास था FSH, दूसरा आपके पास था ईस्ट्रोजन, तीसरा आपके पास था LH और चौथा आपके पास है प्रोजेस्टेरॉन। अब प्रोजेस्टेरॉन क्या करता है, प्रोजेस्टेरॉन जो है वो फीमेल के यूट्रस को रेडी करता है फॉर फर्टिलाइजेशन। इसे नहीं पता कि अभी तक आपका स्पर्म या एग मिले हैं या नहीं मिले, ये सिर्फ अपना काम करेगा। ये अपना काम क्या करेगा, ये यूट्रस को तैयार करेगा। किस तरीके से यूट्रस को तैयार करेगा, आपके पास ये यूट्रस जो होती है इसकी वॉल को थिक कर देगा। वॉल को थिक करने से क्या होगा, जब यूट्रस थिक हो जाता है तो यहाँ पे जो आपके पास फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को अटैच होना होता है और जो बेबी ने फॉर्म होना होता है उसके लिए वो काम आसान हो जाता है। तो प्रोजेस्टेरॉन इसको थिक करता रहेगा, ठीक है। फिर 16 से 28वें दिन तक ये काम करेगा प्रोजेस्टेरॉन। फिर प्रोजेस्टेरॉन को एक टाइम पे समझ आएगा, बॉडी को समझ आएगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं हुई, तो बॉडी क्या करेगी, जो कॉर्पस ल्यूटियम आपके पास बना था, ठीक है, कॉर्पस ल्यूटियम जो बना था आपके पास, वो प्रोजेस्टेरॉन लेवल, एक तो कॉर्पस ल्यूटियम जो है वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। अब ये कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होना शुरू होगा, जब कॉर्पस ल्यूटियम खत्म होगा तो प्रोजेस्टेरॉन नहीं बनेगा, तो आपके पास प्रोजेस्टेरॉन लेवल कम हो जाएंगे, ठीक है, और आपके पास कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा। सही है। इन दोनों की वजह से क्या होगा, जो आपके पास एंडोमेट्रियम की वॉल थी, यूट्रस की जो वॉल थी एंडोमेट्रियम की, अब ये क्या होगी, ये शेड ऑफ होने लगेगी, यानी कि ब्रेक होने लगेगी। जब ये ब्रेक होगी तो यहाँ से ब्लीडिंग होगी, ठीक है, और ब्लीडिंग होगी तो वो कहाँ से निकलेगी, थ्रू वेजाइना निकलेगी, ठीक है। तो वो वेजाइना से जो ब्लीडिंग होती है उसको कहते हैं ऑनसेट ऑफ ब्लीडिंग, दैट इज मेंस्ट्रुअल फेज, जो कि 1 से 5 दिन तक चलती है, डे 1 टू डे 5। तो इस तरीके से आपकी साइकिल जो है वो रिपीट होकर यहाँ पे आ गई। फिर जब मेंस्ट्रुएशन खत्म हो जाती है, यानी कि 5 डे तक पूरी ब्लीडिंग हो जाती है, एंडोमेट्रियल वॉल खत्म हो जाती है, तो आपके पास अगला महीना शुरू हो जाता है और एक और फॉलिकल आपके पास बनना शुरू हो जाता है, एंड देन अगेन फॉलिकुलर फेज आ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल फेज। आई होप आपको इस तरीके से समझ आया हो। अब मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करूंगा एक और, जो कि आपके पास जितने भी हार्मोन्स हैं, कौन सा हार्मोन कब बढ़ा था, मैं इसका एक रिव्यू बता दूंगा आपको, ताकि आपके दिमाग में पूरा टॉपिक क्लियर हो जाए और MCQs का टॉपिक भी क्लियर हो जाए। फिर हम वीडियो को एंड करते हैं इस पार्ट को। अब बात करने वाले हम हार्मोन्स की, कौन सा हार्मोन किस तरीके से रिएक्ट करता है। तो मैंने 4 हार्मोन्स अलग अलग कलर से बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए। और सबसे पहले मैंने लिखा है FSH, क्योंकि मैं कहता हूँ कि फॉलिकुलर स्टेज से स्टार्ट करें हम, तो हमेशा हम फॉलिकुलर स्टेज से ही बात करेंगे। फॉलिकुलर स्टेज शुरू हो रहा है यहाँ पे ये 5 to 12 डे तक, ठीक है। बाकी ये M फेज है, ओव्यूलेशन है, और L फेज है जो कि कॉर्पस ल्यूटियम फेज है। तो फॉलिकुलर स्टेज में क्या हुआ था, FSH जो है वो इंक्रीज हुआ था, और ओव्यूलेशन स्टेज में क्या आके वो डिक्रीज हो गया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसका थोड़ा सा सर्च बनाएंगे, ठीक है, और यहाँ आके ये कम हो गया था। सही है। इसके अलावा क्या हुआ था, जब ये कम हुआ, यहाँ से जब ये बढ़ के कम हुआ था, तो इसके साथ साथ एक और हार्मोन जो है ईस्ट्रोजन, जिसको उसने क्या किया था, स्टिमुलेट किया था। यानी कि पहले ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, फिर इसके बाद ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, पहले FSH बढ़ेगा, देन ईस्ट्रोजन बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से फिर क्या बढ़ना शुरू हुआ था, फिर यहाँ से आपके पास ईस्ट्रोजन बढ़ना शुरू हुआ था, ठीक है। और ईस्ट्रोजन इस तरीके से रहेगा। ये इस तरीके से मैंने क्यों बनाया, क्योंकि ये एंड तक आपके पास थोड़ा थोड़ा बढ़ा हुआ रहता है। जब ये इस तरीके से बढ़ा और यहाँ पे जब ये कम हुआ, तो यहाँ पे कम होने की वजह से कौन सा बढ़ गया था, आपके पास LH, यानी कि FSH जब बढ़ के कम हुआ, FSH जब कम हुआ तो LH बढ़ गया। तो LH क्या हो गया, यहाँ से बढ़ेगा और ये आपके पास, ठीक है। तो LH का जो है, जो सर्ज हुआ है, इसको हम कहते हैं LH सर्ज। ये होता है डे 14 पे, ये आपने याद रखना है। और यहाँ पे एक और हार्मोन जो है आपके पास प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन क्या है, यहाँ से आपके पास इंक्रीज होना शुरू हुआ, ठीक है, और आगे जाके यहाँ पे ख़त्म हो गया, जो कि इवेंचुअली यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाएगा डे 1 पर, इस तरीके से। सो दैट्स ऑल अबाउट ऑल दी हार्मोन्स, कि कौन सा कब बढ़ा है, कौन सा कब गिरा है। ये इस ग्राफ से आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हो जाएगी। ये मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल एक्यूरेट है एक एक पॉइंट पर, लेकिन आपको थोड़ा बहुत समझ आ गया कि पहले FSH बढ़ता है, फिर ईस्ट्रोजन बढ़ता है, फिर LH का सर्ज होता है, और फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल।